एक मिनट। चलिए, तो आज से क्लास 11 स्टार्ट होती है आपकी आज, ठीक है। तो एक तो हमने राहुल ने मुझे डाउट पूछा है। एक मिनट, राहुल पूछ रहा है पेज नंबर 64 में थर्ड पॉइंट। क्या समझ नहीं आ रहा है इसमें राहुल, आपको बताइए। इसमें तो दिया हुआ है कि इस ट्रेन में आपका ये स्ट्रेस है, तो इसमें क्या दिक्कत है आपको, बताओ। कल नहीं है, परसों है, ठीक है। राहुल, आप बताइए क्या डाउट आ रहा है आपको इसमें। इस वाले स्ट्रेस में आपका इतना स्ट्रेन है, तो उसमें आपका क्या आ रहा है आपको उसमें डाउट। वो क्या कहना चाह रहा है, वो यही कहना चाह रहा है कि देखो, मैं बताता हूँ, ठीक है। वो यही कहना चाह रहा है कि देखो, वो ये कहना चाह रहा है कि 0.67 एफसी की जो स्ट्रेस है, ठीक है, इतना स्ट्रेस तक ही अपना जो कंक्रीट है, स्ट्रक्चर का जो कंक्रीट है, वो इतने ही स्ट्रेस तक पहुंच सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा का स्ट्रेस हम अलाउ नहीं करते स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये है मैक्सिमम स्ट्रेस जो हम कंक्रीट में अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेस जो हम कंक्रीट में अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये स्ट्रेस डायग्राम होता है कंक्रीट का, ठीक है। ये आपका बीम है, समझ लीजिए आपका बीम है, ठीक है। ये आपका न्यूट्रल एक्सिस, सॉरी ये न्यूट्रल एक्सिस नहीं है, ठीक है। ये आपके बीम, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये है स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। ये है आपका स्ट्रेन डायग्राम। तो ये है जब से ऊपर कितना स्ट्रेन होता है, 0.0035, ठीक है। और यहाँ पे कितना स्ट्रेस है, ये मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी बिना लगा के बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसे 0.45 होता है, बट बिना फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लगाएंगे तो 0.67 एफसी के आएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है वो कि 0.002 स्ट्रेन तक, जब 0.002 स्ट्रेन होता है, उसमें स्ट्रेन पता है ना आपको राहुल, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ये जो स्ट्रेन है, इस स्ट्रेन वैल्यू में जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस डायग्राम में वैल्यू होगा, वो होगा 0.67 एफसी के, ठीक है। और इस स्ट्रेन के बाद 0.002 से लेकर 0.0035, इसमें जो आपका स्ट्रेस डायग्राम है वो आपका स्ट्रेट है, ठीक है। वो आपका स्ट्रेट है, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि 0.002 स्ट्रेन जो है, इसमें आपका मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट जो 0.67 एफसी के तक ही हम पहुंचने दे सकते हैं विदाउट फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दोगे तो वो 0.45 एफसी के हो जाएगा, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है। नहीं नहीं यार, आप एफओएस लगा कर उसको समझ लीजिए, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। वरना वो बस ये बोल रहा है कि 0.67 एफसी के में आपका 0.002 स्ट्रेन आएगा, ठीक है। या फिर 0.45 से क्या मान लीजिए विद एफओएस, ठीक है, ठीक है ना, समझ गए। चलिए, तो सबसे पहले यार देखो, हमने अभी तक क्या बात, हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था दो लिमिट स्टेट होते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स पढ़ रहे हैं, है ना। उसमें हमारा पहला टॉपिक क्या था, पहला टॉपिक था बेंडिंग। बेंडिंग या बेंडिंग और फ्लेक्चर, है ना। तो इसमें क्या किया हमने, हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला, है कि नहीं। मोमेंट रेजिस्टेंस निकाला, ठीक है। तो चलिए मोमेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कंक्रीट के साइड से क्या होता है, 0.36 बी इंटू एफ सी के, आपका कंक्रीट का फोर्स हो गया, डी माइनस 0.42 एक्स यू, ठीक है। और अगर हम लिमिटिंग मोमेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हो जाएगा एक्स यू लिमिटिंग, है कि नहीं।
ये क्या होता है हमारा MU लिमिटिंग, मैक्सिमम मोमेंट रेजिस्टेंस, जो डक्टाइल वे में एक सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम फेस कर सकता है। ठीक है, समझ गए। इसमें एक काम करो, डी बाहर निकाल लो आप। ठीक है, ऐसे तो मैंने आपको बता चुका है ये, बस आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में ये जरूरी है। ठीक है, डी कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा, 0.42 XU लिमिटिंग। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, आ जाएगा ना। ठीक है, चलिए तो ये बताइए XU लिमिटिंग बाई डी का फॉर्मूला हमें पता है ना। XU लिमिटिंग बाई डी का जो फॉर्मूला है सबको याद है ना, क्या था, 0.0035, ठीक है, अपॉन 0.0055, ठीक है, प्लस 0.87 FY अपॉन ES। ठीक है, तो ये देखोगे ये कांस्टेंट हो गया ना, ये कांस्टेंट हो गया पूरा का पूरा, ये ब्रैकेट के अंदर जो ये कांस्टेंट हो गया, तो इसको मान लो आप K। ठीक है, इसको आप मान लो K, समझ गए ना। तो अगर आप इसको K मान लेंगे तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, मान लीजिए ये हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो अगर इसको हम K मान लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0.36 B इंटू FCK। ठीक है, E। ठीक है, एक मिनट, सॉरी एक XU भी आएगा इधर। ठीक है, XU भी आएगा। ठीक है, XU लिमिटिंग, XU लिमिटिंग। ठीक है, तो 1 माइनस 0.42 इंटू K। ठीक है, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, फाइनल फॉर्मूला हो गया 0.36 B इंटू FCK इंटू XU लिमिटिंग इंटू D इंटू 1 माइनस 0.42 इंटू K, है ना। और K क्या होता है हमारा, K तो मैंने बताया था आपको, XU लिमिटिंग बाई D। XU लिमिटिंग बाई D का जो फॉर्मूला है वो हमने K मान लिया, तो XU लिमिटिंग क्या हो जाएगा, D को इधर भेज दो, तो XU लिमिटिंग क्या हो जाएगा, KD, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, KD। ठीक है, समझ गए ना। तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 0.36 B इंटू FCK, यहाँ पे KD आ गया, K और D क्या हो जाएगा, D स्क्वायर। ठीक है, D स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इंटू 1 माइनस 0.42 K। ठीक है, तो ये जो आपका है ना, ये इसको हम बोलते हैं J। क्या बोलते हैं, J। ठीक है, इसको हम बोलते हैं J। तो ये इस J को क्या बोलते हैं हम, लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर। लीवर आर्म फैक्टर मान लो आप। ठीक है, लीवर आर्म फैक्टर मान लो। ठीक है, आपको याद होगा WSM में भी एक फॉर्मूला था J का, याद है। WSM में J क्या था, 1 माइनस K/3, है कि नहीं, 1 माइनस K/3। वहां K क्या था, 280/3 अपॉन सिग्मा ST प्लस 280/3, यही था, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर हमारा LSM में लीवर आर्म डक्ट फैक्टर क्या हो गया, J क्या हो गया हमारा, 1 माइनस 0.42 K। ठीक है ना, ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, ये लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर होता है। वैसे तो आप नॉर्मल भी मोमेंट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, इन तक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब एग्जाम वगैरह में पूछते हैं MCQs में, तो आपको पता होना चाहिए लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर आपने क्या पढ़ा था। ठीक है ना, ठीक है, समझ गए ना। इसमें चैट पे कोई कुछ पूछ रहा है, एनालिसिस स्ट्रक्चर की क्लास कब होगी यार, इसका तो हमें अभी आइडिया नहीं है, हम पूछेंगे, पूछते हैं कॉलेज में, उसका बताते हैं आपको आगे। ठीक है, चलिए तो ठीक है, समझ गया ना लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर क्या होता है, 1 माइनस 0.42 K। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने फ्लेक्चर पढ़ लिया, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में फ्लेक्चर पढ़ लिया, इसमें हमने MOR निकाला बीम का, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का। ठीक है, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का MOR निकाला हमने। अब हम पढ़ेंगे शेयर के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे शेयर। ठीक है, पहला पॉइंट लिमिट ऑफ फ्रैक्चर था, दूसरा है शेयर। ठीक है, शेयर क्या होता है, कैसे डिजाइन करते हैं, सब कुछ आप समझेंगे। ठीक है,
मोटा मोटा समझ लीजिए कि जैसे आपका ये बीम है, ठीक है, ये आपका बीम है और इसमें आपकी लोडिंग है, ठीक है, ये आपकी लोडिंग है, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, आपका ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। तो एक शेयर फोर्स जनरेट होगी यहाँ पर, है ना, यहाँ पे शेयर फोर्स आएगा, है ना, बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, ये सब अपने स्ट्रक्चर मैकेनिक्स की क्लास में पढ़ा है। बेंडिंग मोमेंट आएगा, शेयर फोर्स आएगा, है ना। शेयर फोर्स डायग्राम कैसा होगा उसका, अगर ऐसा है बीम हमारा और ऐसा उस पे यूडीएल है, ठीक है, आपका ऐसा यूडीएल है, तो उस पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, ऐसा बेंडिंग मोमेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है कि नहीं, याद है ना, ये बीएमडी ड्रॉ किया था ना थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा और ये शेयर फोर्स डायग्राम होगा, है कि नहीं, ये शेयर फोर्स डायग्राम होगा, ठीक है। तो इन्हीं दोनों की वजह से, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारा शेयर स्ट्रेस पैदा होता है, ठीक है। शेयर स्ट्रेस कुछ नहीं है आपका, जैसे ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है, ये अगर इधर भाग रहा है और ये ज्यादा इधर भाग रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन पैदा हो जाएगी, है ना, क्योंकि नीचे वाला मॉलिक्यूल में ज्यादा टेंशन या ज्यादा कंप्रेशन हो रहा है, ऊपर वाले में कम हो रहा है, तो एक फ्रिक्शन पैदा होगी और यही फ्रिक्शन शेयर स्ट्रेस का रीजन है, ठीक है, यही फ्रिक्शन मॉलिक्यूल के बीच में शेयर स्ट्रेस पैदा करता है, ठीक है ना। और ये आपका शेयर की वजह से और बेंडिंग मोमेंट की वजह से होता है, ठीक है, शेयर एंड बेंडिंग मोमेंट कॉम्बिनेशन से आपका शेयर स्ट्रेस पैदा होता है, ठीक है, समझे। अब देखिए, चलिए अब हम समझते हैं पीपीटी से, ठीक है, कोई अगर डाउट आया तो ड्रॉ करके फिर समझाऊंगा मैं, ठीक है, मोटा मोटा मैंने बता दिया शेयर स्ट्रेस क्यों पैदा होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, शेयर एंड बॉन्ड, पहले हम शेयर पढ़ेंगे उसके बाद हम बॉन्ड पढ़ेंगे, ठीक है, पहले हम शेयर पढ़ेंगे उसके बाद हम बॉन्ड पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, शेयर आपका बेसिकली कंक्रीट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कंक्रीट के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन पैदा होता है, उस उनके बीच में फ्रिक्शन पैदा होता है, उसके वजह से जो शेयर बनता है उसको हम शेयर स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। और बॉन्ड आपका होता है बेसिकली स्टील एंड कंक्रीट के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से जो स्ट्रेस पैदा होता है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड आपका शेयर एंड कंक्रीट दोनों का रीजन सेम है, दोनों का रीजन आपका फ्रिक्शन है, ठीक है, दोनों का रीजन फ्रिक्शन है। जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के मुकाबले ज्यादा मूव होना चाहेगा तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगी, उसके वजह से आपका स्ट्रेस पैदा होगा, ठीक है, उसकी वजह से आपका स्ट्रेस पैदा होगा, ठीक है। तो कंक्रीट के मॉलिक्यूल के बीच में जो फ्रिक्शन की वजह से स्ट्रेस पैदा होता है दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। और जो स्टील और कंक्रीट के बीच में रिलेटिव मूवमेंट की वजह से क्या होता है, उसको रिलेटिव मूवमेंट हो गया ना, कोई 50 मीटर चला गया और एक बस 40 मीटर जा पाया तो रिलेटिव मूवमेंट हो गया दोनों के बीच में, तो वो रिलेटिव मूवमेंट आपका क्या पैदा करता है, फ्रिक्शन, और उस फ्रिक्शन की वजह से क्या पैदा होता है, स्ट्रेस, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड जो है वो स्टील एंड कंक्रीट के बीच में जो फ्रिक्शन पैदा होता है उसको बोला जाता है। और शियर आपका कंक्रीट के मॉलिक्यूल के बीच में जो रिलेटिव मूवमेंट की वजह से फ्रिक्शन पैदा होता है उसको कहते हैं हम शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो पहले हम शियर स्ट्रेस की बात करते हैं, फिर हम बॉन्ड की बात करेंगे बाद में, ठीक है। चलिए, ठीक है, इंट्रोडक्शन है पहले। अ बीम लोडेड विद ट्रांसवर्स लोड्स मतलब जैसे आपका ये बीम है, ठीक है, इस पे आपने ऐसा कंसंट्रेटेड लोड दे दिया या आपने ऐसा यूडीएल दे दिया, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लोड सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। मैंने कहा था यहाँ पर आपका शियर फोर्स होगा, रिएक्शंस होते हैं तो शियर फोर्स होगा, है ना, और बेंडिंग मोमेंट भी होगा, बेंड भी होगा, ये ऐसे करके बेंड होगा, है ना, मैंने बताया था बेंड होता है बीम ऐसे, है ना। तो यहाँ आपका टेंशन है, यहाँ आपका कंप्रेशन है, इसकी वजह से क्या बनता है, आपका बेंडिंग मोमेंट बनता है, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। The shear force in any section is equal to the rate of change of bending moment. Is equal to the rate of change of bending moment. बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा कि shear क्या होता है बेसिकली, आपका del m by dx, है कि नहीं। आप ये वाला इक्वेशन को याद है ना, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में पढ़ा था,
याद है ना, डेल्टा एम बाय डेल्टा एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, ऑफ बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे ही शियर फोर्स बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है ना, समझ गए, ठीक है। शियर फोर्स रिजल्ट इनटू शियर स्ट्रेसेस अक्रॉस द सेक्शन। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपका ये बीम है, ठीक है, आपने ये बीम बना दिया, ठीक है, समझ लीजिए इसका लेंथ है L, ठीक है, इसका लेंथ L है, ठीक है, और इसका जो लोड है वो है W पर यूनिट मीटर, ठीक है। तो ये बताइए शियर फोर्स जो यहाँ पे V होगा वो कितना होगा, बताइए V कितना होगा। सबको याद है ना, WL/2 होता था, है ना, ये शियर फोर्स होगा। तो यहाँ पर WL/2 है, ठीक है, ए पे आपका WL/2 है एट ए, ठीक है, बट बी पे समझ लीजिए ये आपका L/4 डिस्टेंस पे है, L/4 डिस्टेंस पे, और ये जो एरिया है इसको हम बोल रहे हैं बी। तो बी 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 पे शेयर कितना होगा बताइए, कितना होगा, WL/2 तो ए से आया माइनस जो इस लोड की वजह से आया W पर मीटर इंटू L/4, तो ये कितना रह जाएगा, WL/4 रह जाएगा ना, WL/4 रह जाएगा। ये देखिए जो VB है, जो शेयर फोर्स बी पे है इज लेस देन VA, है ना, समझ रहे हो ना। तो जैसे ही आप सपोर्ट से दूर भाग रहे हो वैसे वैसे आपका शेयर क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, आपका शेयर फोर्स कम हो रहा है, ठीक है। तो इसी के मान लीजिए अगर आपका बीम ऐसा है, ठीक है, उस बीम को मैंने अब चौड़ा करके दिखाया है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना है आपका शेयर फोर्स WL/2, ठीक है, और यहाँ पे कितना आपका WL/4, अभी हमने निकाला था, ये बी था, ये ए था। तो देखो इसमें WL/2 लग रहा है, इसमें WL/4 लग रहा है, ठीक है, इस तो ए वाला जो है वो ऊपर भागेगा, ठीक है, बट बी वाला कम ऊपर भागेगा, है कि नहीं। ये बी है, ये ए है, और ये इसके शियर फोर्स को डिनोट करने के लिए मैंने एरो डायग्राम बनाया, ठीक है। तो शियर फोर्स का मतलब क्या होता है, शियर फोर्स का मतलब यही तो होता है कि वो बीम को ऊपर धकेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए पे तो WL/2 लग रहा है ना, और बी पे WL/4 लग रहा है। तो बी तो कम ऊपर भागा और ए ज्यादा ऊपर भागा, ज्यादा शियर फोर्स है बी में, ए में। तो ए और मान लीजिए ए में ये मॉलिक्यूल था और बी में ये मॉलिक्यूल था, ठीक है। तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो इस मॉलिक्यूल के हिसाब से ज्यादा ऊपर चला गया है। तो इनके बीच में क्या हो गया, इनके बीच में क्या पैदा हो गई, रिलेटिव मूवमेंट, है ना। रिलेटिव मूवमेंट पैदा होगी कि नहीं पैदा हो गई, रिलेटिव मूवमेंट पैदा हो गई। अब अगर रिलेटिव मूवमेंट पैदा होगी तो वो किसको जन्म देगा, व्हाट विल इट लीड टू, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स, फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, है ना। और दैट फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विल जनरेट व्हाट, शियर स्ट्रेस, है ना। शियर हो रहा है ना, शियर मतलब क्या होता है, शियर मतलब रगड़ खा रहे हैं वो एक दूसरे से, समझ रहे हो। ए ऊपर ज्यादा भाग रहा है, बी ऊपर कम भागा, तो ए बी के साथ रगड़ खाता हुआ ऊपर जा रहा है, ठीक है, इट इज वेयरिंग ऑफ, ठीक है। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं हम, शियर स्ट्रेस, समझे। और ये जो, तो शियर स्ट्रेस भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका वर्टिकल शियर स्ट्रेस जिसके बारे में मैंने अभी बात करी, ठीक है, एक होता है वर्टिकल शियर स्ट्रेस, ठीक है, और दूसरा होता है आपका हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो इस पे आपको ज्यादा मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि दो टाइप के शियर स्ट्रेस होते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल के बारे में मैंने बता दिया, वर्टिकल किसकी वजह से होता है, शियर फोर्स की वजह से, शियर फोर्स की वजह से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्यों होता है, देखिए आपका बीम ऐसे बेंड करेगा ना, आपका बीम ऐसे बेंड करेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट देखिए और ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट ज्यादा भागा है ना बाहर, यहाँ पे ज्यादा टेंशन है और यहाँ पे कम टेंशन है, ठीक है। तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स है, ये इनको अगर मैं एनलार्ज करके दिखाऊं तो एक मॉलिक्यूल ऊपर एक मॉलिक्यूल नीचे, ठीक है, तो ये ज्यादा भागा, है ना, इसमें टेंशन ज्यादा हुई, T2 मान लीजिए इसको टेंशन, और इसमें T1 टेंशन है, ठीक है, कम भागा, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी इन दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मूवमेंट, है ना, रिलेटिव मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। तो रिलेटिव मूवमेंट यहाँ भी क्या पैदा करेगा, फ्रिक्शन, है ना। तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स, ठीक है।
हॉरिजॉन्टल शेप किसकी वजह से हो रहा है? बेंडिंग की वजह से, है कि नहीं? बेंडिंग की वजह से हो रहा है कि नहीं? और बेंडिंग किसकी वजह से होता है? बेंडिंग मोमेंट की वजह से, है ना? तो शियर दो टाइप के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल आपका शियर फोर्स की वजह से होता है, हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस आपका बेंडिंग मोमेंट की वजह से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला है। ये आपने हो सकता है कि आपने पहले कभी देखा हो ये। ठीक है, ये आपका शियर फोर्स का जनरलाइज फॉर्मूला है। ठीक है, आरसीसी में हम ये यूज नहीं करते हैं। ये आपका ऐसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो आपने पढ़ा होगा पहले, एसओएम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या स्ट्रक्चर मैकेनिक्स जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, शियर स्ट्रेस का जनरलाइज फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो इसमें तो देखो V तो शियर हो गया, आपका शियर फोर्स, एरिया देखिए जैसे आपका ये बीम है। ठीक है, मान लीजिए ये बीम है। ठीक है, और ये उसका न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, मान लीजिए हमें यहाँ पर जो शियर लग रहा है इस वाले एरिया में, सिर्फ इस वाले एरिया में अगर निकालना हो तो इसका इस वाले जो मैंने शेडेड पोर्शन है उसका एरिया होगा A। ठीक है, समझ गए? न्यूट्रल एक्सिस से जो इसका सेंट्रोइड है, इसके खुद का भी एक सेंट्रोइड होगा ना, न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस है आपका, न्यूट्रल एक्सिस से जो इसका सेंट्रोइड होगा उसका डिस्टेंस होगा y। ठीक है, और आपका जो इस पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, को याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल के लिए क्या होता था? v इंटू डी क्यूब बाई 12, ना? तो I है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल का बी डी क्यूब बाई 12। ठीक है, और B आपका क्या है? B आपका थिकनेस है, उस एरिया का थिकनेस है। ठीक है, उस एरिया का थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, विड्थ ऑफ दिस सेक्शन, वो सेक्शन जहां पर हम लोग शियर स्ट्रेस निकालना चाह रहे हैं। समझ गए ना? ठीक है, ये डायग्राम ऑब्जर्व करो, बताओ कोई अगर डाउट है तो। राजीव यादव यार, ये एलएसएम में ही आता है, मैंने ऊपर लिखा है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स तो लिमिट स्टेट ही हुआ ना, ये लिमिट स्टेट में ही है अब। ठीक है, एलएसएम में ही आता है शियर एंड बॉन्ड। मैंने शुरुआत में बताया था लिमिट स्टेट मेथड में दो लिमिट स्टेट होते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट रिवर्सिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आपके लिमिट स्टेट ऑफ बेंडिंग हमने पढ़ ली अभी। अब लिमिट स्टेट मेथड का शियर एंड बॉन्ड पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, एलएसएम कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई भी ये मत समझना एलएसएम कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, एलएसएम बहुत बड़ा है, अभी बहुत टाइम एलएसएम खत्म होने में। ठीक है राजीव यादव? ठीक है, चलिए ठीक है, तो आई होप ये डायग्राम समझ में आ गया है, ये फॉर्मूला समझ में आ गया है। ठीक है, ठीक है ना? ये आपका शियर स्ट्रेस निकालने का जनरलाइज फॉर्मूला है। ये हम पर आरसीसी में हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं वो आगे जाके पता लगेगा आपको। ठीक है, चलिए तो मैं मिटाता हूँ इसको, बाकी मेरे ख्याल से ये स्लाइड क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ठीक है, तो ये बस आपको वही वाला फॉर्मूला एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो समझ लीजिए कि आपको इस वाले एरिया का शियर स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, इस वाले एरिया का। ठीक है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है ना, इस एरिया का सेंट्रॉइड जो है, जो सेंटर है इस एरिया का, उसका डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से क्या है? वाई डैश। ठीक है, वाई डैश। ठीक है, आई क्या है? आई आपका बी डी क्यूब बाई 12 है। ठीक है, एक मिनट, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे बी डी क्यूब होगा। ठीक है, बी डी क्यूब होगा यहाँ पे, सॉरी इसके लिए। ठीक है, आई आपका बी डी क्यूब बाई 12 है। ठीक है, वाई क्या होगा? वाई क्या होता है? इस एरिया का जो सेंट्रॉइड है उसका न्यूट्रल एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, वो वाई है। तो वाई कितना आ जाएगा बताओ? समझ में आ रहा होगा ना? वाई एक तो वाई वन डेप्थ तो आई गई, है ना? ये एरिया शुरू कहाँ पे हो रहा है? न्यूट्रल एक्सिस से वाई वन ऊपर, उसके बाद शुरू हो रहा है ये एरिया, तो वाई वन डेप्थ तो आ गई। प्लस क्या होगा आपका? ये डी बाई टू है ना? देखिए ये पूरा डी डेप्थ है ना, ये पूरा डी डेप्थ है ना? तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का डेप्थ कितना होगा? डी बाई टू होगा, है ना? और डी बाई टू से आप वाई वन माइनस करेंगे, है ना? डिवाइड बाई टू, तभी तो आप इसके न्यूट्रल एक्सिस तक पहुंचेंगे, तभी तो आप इसके सेंट्रोइड तक पहुंचेंगे। इसका सेंट्रोइड भी तो इसके डेप्थ का हाफ ही होगा ना। समझ गए ना? ठीक है, ठीक है। और फिर एरिया तो आपको समझ में आएगा, एरिया कैसे निकलेगा इसका? इसका पूरा डेप्थ ये हो गया डी बाई टू माइनस वाई वन इंटू आप
विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्शन, वो सेक्शन जिसमें हमें शियर स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, देखो आशीष रंजन, भी इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो आपका होमोजेनियस सेक्शन के लिए होता है। होमोजेनियस मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट हो, या उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टील हो, या वो एक पूरा का पूरा लकड़ी से बना हो, वुडन हो। ठीक है, पर हमारा आरसीसी तो ऐसा नहीं होता ना। कंक्रीट आरसीसी में क्या क्या दो पार्ट्स होते हैं, एक कंक्रीट होता है, एक स्टील होता है ना। और आरसीसी में एक साथ बेंडिंग मोमेंट भी इस्तेमाल हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट भी आ रहा है उसमें, शियर भी आ रहा है उसमें। तो मैंने क्या कहा था, आरसीसी में शियर स्ट्रेस किसकी वजह से आता है, एक तो बेंडिंग मोमेंट की वजह से, ठीक है, एक बेंडिंग मोमेंट की वजह से और एक शियर फोर्स की वजह से, है कि नहीं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पर आपका शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है ना। वो वाला जो फॉर्मूला था, ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, क्या फॉर्मूला है, एक मिनट, हाँ मैं पूरा ही बता देता हूँ। ये वाला फॉर्मूला जो है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला है, ये सिर्फ उसके लिए वैलिड है जब वो होमोजेनियस सेक्शन हो। ठीक है, होमोजेनियस, एक तो हमारा आरसीसी होमोजेनियस सेक्शन है नहीं, है ना। आरसीसी में आपका कंक्रीट भी यूज हो रहा है, स्टील भी यूज हो रहा है, तो कंक्रीट का बिहेवियर टुवर्ड शियर अलग है, स्टील का बिहेवियर टुवर्ड शियर अलग है। ठीक है ना। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम शियर फोर्स ले रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शियर फोर्स ले रहे हैं ना हम, बेंडिंग मोमेंट का तो कोई यूज आ नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए जो जब सेक्शन आपका होमोजेनियस नहीं होता और बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स दोनों इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना, सेक्शन में, तो उसका जो एनालिसिस है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, वो इस वाले फॉर्मूले से नहीं हो पाता है, समझे। तो इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला कंक्रीट के लिए यूज नहीं करते। ये वाला फॉर्मूला आप जनरल यूज कर सकते हो, जैसे बोलेंगे कोई वुडन बीम है, उसमें इतना शियर फोर्स आ रहा है, तो बताओ भाई आपका उस जो ऊपर जो एरिया है, इतने इतने एरिया में बताओ कितना शियर फोर्स है। ठीक है, ऐसे अब स्टील में, इसको स्टील का बीम है समझ लो, पूरा का पूरा स्टील का बना हुआ होमोजेनस है। ठीक है, बोलेंगे कि इतना शियर फोर्स आ गया उसमें, तो बताओ यार इस वाले सेक्शन में कितना शियर फोर्स है, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, आरसीसी एक तो होमोजेनस नहीं होता, ठीक है, चलिए होमोजेनियस नहीं होता, और उसमें बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स दोनों काम करते हैं एक साथ। ठीक है, चलिए मेरे को राहुल जी कुछ पूछ रहे हैं, तो सर ये वाला डब्ल्यूएसएम में यूज कर सकते हैं क्या शियर में, बिकॉज उसमें हम होमोजेनियस कंसीडर करते हैं। देखो यार, उसमें भी हम यूज नहीं कर सकते इसको, क्योंकि होमोजेनियस चलो कंसीडर कर लिया उसने, बट मैंने क्या यहाँ पे एक ही पॉइंट बताया, मैंने यहाँ पे दो पॉइंट बताए ना, एक तो होमोजेनियस होना चाहिए और दूसरा उसमें सिर्फ शियर फोर्स ऐड करना चाहिए। इसमें क्या सिर्फ शियर फोर्स ऐड कर रहा है, नहीं कर रहा ना। सर शियर स्ट्रेस तो विस्कोसिटी जनरेट नहीं होता, शियर स्ट्रेस आपका वो फ्लूइड में होता है, फ्लूइड में जो शियर स्ट्रेस होता है उसमें आपका वो विस्कोसिटी जनरेट होता है। ठीक है ना, यहाँ पे विस्कोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, विस्कोसिटी आपको फ्लूइड्स के लिए होता है, फ्लूइड्स क्या होता है आपका, लिक्विड होता है, गैस होता है। ठीक है, पर हम यहाँ पे सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड्स में इसकी बात करते हैं हम, फ्रिक्शन की बात करते हैं। ठीक है, जब भी रिलेटिव मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल के बीच में तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, शियर से जनरेट होगा। ठीक है, और फ्रिक्शन किसके डायरेक्शन में हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल उसकी वजह से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस। हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस किसके वजह से जनरेट होता है, बेंडिंग मोमेंट की वजह से, है ना। और एक होता है आपका वर्टिकल शियर स्ट्रेस, वर्टिकल शियर स्ट्रेस किसके वजह से जनरेट होता है, जब वर्टिकल वर्टिकल रिलेटिव मूवमेंट होती है, और वो किसकी वजह से होती है, शियर फोर्स की वजह से। ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब राजीव वैद्य बोल रहे हैं कि आप लास्ट क्लास में एक्चुअल एंड फैक्टर लोड बता दीजिएगा। अरे देखो, फैक्टर लोड और एक्चुअल लोड में क्या है, देखिए कोई बोलेगा कि यार देखो इस बिल्डिंग को ना हम यहाँ पे 50 केजी के 5 बंदे इस फ्लोर में काम करेंगे तो कितना हुआ, 250 केजी। वो आपको बोलेगा कि इस बिल्डिंग का जो आप डिजाइनिंग करेंगे ना, वो आप ऐसे डिजाइन कीजिए कि ये 5 बंदे आराम से वहां बैठ जाए 250 केजी के लिए। क्या आपका एक्चुअल लोड हो गया, क्या हो गया, एक्चुअल लोड। ठीक है, पर हम बोलेंगे नहीं यार, आपको तो पता है कि यहाँ पर आज 5 लोग आ रहे हैं, बट मे बी 5 साल बाद यहाँ पे 10 लोग आए, या फिर 7 लोग आए, 8 लोग आए, हमें नहीं पता, लोड बढ़ सकता है ना। या फिर तो बंदे आ रहे हैं, वही आगे जाके थोड़े से मोटे हो जाए, हेल्दी हो जाए, उनका वेट बढ़ जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, जो एक्चुअल लोड है बताया जाता है। एक्चुअल लोड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक लोड होता है ना। मैं हमने कल भी बताया था आपको क्लासरूम में, एक्चुअल लोड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक लोड, वो लोड जिसके
एक्सीड होने के चांसेस 5% या उससे कम है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। तो और फैक्टर लोड क्या होता है, उसी कैरेक्टरिस्टिक लोड या एक्चुअल लोड, एक्चुअल लोड इज कैरेक्टरिस्टिक लोड, ठीक है, दोनों में आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। एक्चुअल लोड इज कैरेक्टरिस्टिक लोड, ठीक है, वो लोड जो बंदा श्योर है कि यार 5% से भी कम चांस है कि इससे ज्यादा लोग वहां पर आएंगे या फिर इससे ज्यादा लोड उस पर आएगा, ठीक है, उस लोड को जो हमें दिया जाता है उस लोड को हम फैक्टर करते हैं 1.5 से या 1.2 से, डिपेंड करता है कि आप कौन सा लोड कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। याद है लोड कॉम्बिनेशन बताया था मैंने आपको, लाइव लोड, डेड लोड, लाइव लोड, डेड लोड, अर्थक्वेक लोड, अर्थक्वेक लोड, डेड लोड, तीन कॉम्बिनेशन थे, है ना। तो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, जनरली हम 1.5 का फैक्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो जो लोड अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि वो फैक्टर्ड है तो हम क्या मानेंगे, एक्चुअल लोड, ठीक है ना, एक्चुअल लोड या कैरेक्टरिस्टिक लोड, उस पे हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके लिए उससे हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे और उस बेंडिंग मोमेंट को हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से इक्वेट करके एरिया ऑफ स्टील वगैरह निकालेंगे, ठीक है। और फ्यूचर, बिल्कुल सही, बिल्कुल राजीव, मैं समझ गया आप, ठीक है ना, बिल्कुल समझ गया, ठीक है। फैक्टर लोड में एफओएस लेके चलते हैं फॉर फ्यूचर, ठीक है, फॉर फ्यूचर यूज ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। चलिए यार आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो ये तो बस मैंने आपको डेरिवेशन यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो रेक्टेंगुलर बीम्स में, रेक्टेंगुलर बीम होमोजेनियस सेक्शन के लिए, फॉर होमोजेनियस रेक्टेंगुलर सेक्शन आपका शियर स्ट्रेस कैसे निकलता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये बी ए वाई है, बी पुट कर दिया, ए इस एरिया, इसका एरिया क्या है, टी माइनस टू इंटू बाई वन इंटू बी, है ना, ये इंटू करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। बाई क्या होता था, इस एरिया का जो सेंट्रॉइड है उसका न्यूट्रल एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, ठीक है, वो तो आप निकाल ही लोगे, निकालने का तरीका बता दिया था मैंने, डिवाइडेड बाई आई बी, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी क्या है थिकनेस उस सेक्शन की, उस सेक्शन की थिकनेस, ठीक है ना, उस सेक्शन की थिकनेस, ठीक है ना। चलिए तो बस मैंने एक डेरिवेशन आता हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन, ठीक है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में नहीं आया जरा वरी मत कीजिएगा, बस समझने के लिए आपको दिया है मैंने, ठीक है ना, ये एग्जाम वगैरह में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 मिनट बाकी है बस सेशन के यार, अगर लैग भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस ये मैंने इसलिए बताया था कि यहाँ पर देखो आपका जो लास्ट में जो इक्वेशन आया है उसमें देखो स्क्वायर है यहाँ पे, है कि नहीं, y का स्क्वायर है, y की पावर 2 है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक, क्या होगा, पैराबोलिक, है कि नहीं, पैराबोलिक होगा, ठीक है। तो देखिए आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पर आया, क्यू मैक्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रेक्टेंगुलर में कहाँ पे आता है, न्यूट्रल एक्सिस पे, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जो होमोजेनियस हो, आरसीसी से कंफ्यूज मत करना, इसको आरसीसी से कंफ्यूज मत करना, ये आरसीसी का सेक्शन नहीं बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, एक कोई भी मटेरियल का होमोजेनियस सेक्शन बनाया मैंने यहाँ, ठीक है ना। तो क्यू मैक्स आपका कहाँ पे आता है, न्यूट्रल एक्सिस पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। ऑन द बेसिस अब इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन वही वाली, कौन सी इक्वेशन थी आपकी, v इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, shear stress q is equal to v into a into y अपॉन आई बी, ठीक है। उसकी वजह से हमने देखा था अभी हमारा एक पैराबोलिक इक्वेशन बना था, तो उसकी वजह से आपका ये होता है shear stress डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसमें आपका न्यूट्रल एक्सिस में आपका मैक्सिमम shear stress होता है, कितना होता है, 3/2 इंटू वी बाई बी डी, 3/2 इंटू वी बाई बी डी, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। आप वैसे भी आप देखोगे ना, बिल्कुल शियर से डिस्ट्रीब्यूट डायग्राम पैराबोलिक होता है, ठीक है। आप वैसे भी देखोगे ना, शॉर्ट शॉर्ट में अगर मैं बता दूं ना आपको बहुत इजी तरीके से, देखो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो आपका a इंटू वाई स्क्वायर होता है, ठीक है ना, a इंटू वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। और वाई स्क्वायर आपका समझ लीजिए आपका यहाँ पर वाई, वाई क्या हो, समझ लीजिए आपका वाई स्क्वायर होता है, ठीक है, और यहाँ पे a इंटू वाई है, ठीक है, तो वाई वाई कट जाएगा आपका, तो आपका क्या बच जाएगा, ठीक है, और ए तो कट ही जाएगा, तो आपको क्या बच जाएगा, बी इंटू बी वाई, ठीक है, ये बच जाएगा। तो भाई ऐसा वैसा ही कुछ इक्वेशन, वाई की जगह आप डी डी मान लीजिए उसको, ठीक है, वाई की जगह डी मान लीजिए, वाई बेसिकली क्या होता है आपका, वाई बेसिकली क्या होता है, डी बाई टू तो होता है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि हम यहाँ पर निकाल रहे हैं सबसे ऊपर, ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका शियर स्ट्रेस जो है 0 है। अगर देखेंगे यहाँ पर आपका Q 0 है, शियर स्ट्रेस Q 0 क्यों है बताओ, 0 क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है ना, उसके ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, कोई पार्टिकल है ही नहीं ऊपर, है ना, कोई पार्टिकल है ही नहीं, तो कोई फ्रिक्शन जनरेट ही नहीं होगा इसके ऊपर, तो इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए शियर स्ट्रेस 0 है। ठीक है ना, यहाँ पे शियर स्ट्रेस 0 है और न्यूट्रल एक्सिस में शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है 3/2 इंटू E/Pt। ठीक है, चलिए शेयर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रेक्टेंगुलर बीम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ए। इक्वेशन ए मैंने बताई दे रहा क्या है आपका, PA अपॉन I इंटू बी, है ना, विद 0 एट टॉप। ठीक है, क्यू मैक्स क्या, क्यू मैक्स यही आपका, क्यू मैक्स आपका शियर स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू है, तो आपका एक रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए उसके न्यूट्रल एक्सिस पे आता है। ठीक है ना, हमने इक्वेशन पढ़ी थी अभी, बी इंटू ए इंटू वाई, है ना, अपॉन आई बी, है ना। तो इस इक्वेशन की वजह से आपका जो इक्वेशन बना था वो क्या बना था, v/2y इंटू d²/4 माइनस y², यही बना था इक्वेशन पिछले वाले स्लाइड में, है ना। तो यहाँ पर ठीक है, समझ गए ना, देखिए ये बना था आपका, ठीक है, ये बना था आपका इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन में यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस में y का मेजर कहाँ से हो रहा है, y का मेजर यहाँ से हो रहा है ना, तो एट न्यूट्रल एक्सिस आपका y क्या हो जाएगा, 0, है ना, तो ये 0 हो गया, तो d²/4 से कुछ माइनस ही नहीं हुआ। ठीक है, और I क्या होता है आपका, PD/12 बताया था मैंने, है ना। तो आपका इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका Q मैक्स जो न्यूट्रल एक्सिस पे होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे आपका मैक्स, हाँ, तो चलिए हम यहाँ पर थे। ठीक है, वो आपका पहला वाला खत्म हो गया था एब्रप्टली। ठीक है, तो हम यहाँ पहुंचे थे। ठीक है, तो Q मैक्स हमारा 3V/2BD था। ठीक है, Q हमारा क्या था, B इंटू ए इंटू वाई अपॉन आई बी, है ना। और जब हमने सॉल्व किया था पिछले स्लाइड में, क्या आया था इसका फॉर्मूला, V/2y इंटू d²/4, ठीक है, माइनस y²। ठीक है, और y क्या था आपका, न्यूट्रल एक्सिस से जो सेक्शन का डिस्टेंस है, ये सेक्शन का जो डिस्टेंस है वो y था, है ना। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस पे y एट न्यूट्रल एक्सिस कितना होगा, फिर न्यूट्रल एक्सिस से कोई डिस्टेंस है ही नहीं y का, तो न्यूट्रल एक्सिस पे y हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। ठीक है, और I क्या है, I आपका PD/12 है। ठीक है, तो एट न्यूट्रल एक्सिस y इज इक्वल टू 0, है ना। तो Q का जो फॉर्मूला है, Q क्या हो जाएगा, Q मैक्स, है ना, Q इज इक्वल टू Q मैक्स इज इक्वल टू 3/2 V अपॉन V। ठीक है, ये आपका Q मैक्स है। ठीक है, Q मैक्स। ठीक है, तो ये V/BD है ना, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम आरसीसी में यूज करते हैं, आरसीसी में इसी फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। ठीक है, V/BD, तो आप देख रहे हो ना, बेसिकली आपका जो ये VAY/IB था, ये जो इक्वेशन था, ठीक है ना, इसका ही जनरलाइज फॉर्म V/BD, उसको हम आरसीसी के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, वैसे तो आरसीसी में V/BJD होता है। ठीक है ना, शियर स्ट्रेस। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे जी जो जे क्या होता है, मैंने बताया था क्लास शुरुआत में, लीवर ऑन डेथ फैक्टर 1 माइनस 0.42 इंटू के। तो क्योंकि इसमें स्टील और कंक्रीट दोनों एक साथ काम करते हैं आरसीसी में, इसलिए उस फैक्टर को काउंटर करने के लिए B/BD की जगह B/BJD होता है एक्चुअली, तो शियर स्ट्रेस होता है कंक्रीट। ठीक है, बट आईएस कोड हमें B/BD ही बोलता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम B/BJD करेंगे तो शियर स्ट्रेस का जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पहले के निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप जे निकालेंगे। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए, और उसको हमने B/BD नॉमिनल शियर स्ट्रेस बोलते हैं उसको, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे जाके पता लगेगा हमें। ठीक है, चलिए, ठीक है,
तो क्यू मैक्स इक्वल टू 3/2 इंटू बी बाई बी डी, ये समझ में आ गया ना। कुछ नहीं है यार, शियर फोर्स हमारा बी है, एरिया हमारा बी डी है, तो शियर फोर्स अपॉन एरिया क्या आ जाएगा, शियर स्ट्रेस, और वो इंटू 1.5, ठीक है, वो इंटू 1.5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आरसीसी बीम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, आरसीसी बीम की। अभी तक तो नॉर्मल होमोजेनस सेक्शन जो होता है आपका, समझ लीजिए स्टील का बीम है, कंक्रीट का ही पूरा बीम है विदाउट स्टील है, तो होमोजेनस सेक्शन है, तो उसमें कितना शियर स्ट्रेस आएगा, उसका शियर स्ट्रेस का कैसे वेरिएशन होगा, पैराबोलिक होगा, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, 3/2 इंटू बी बाई बी डी, रेक्टेंगुलर में कहाँ पर होगा, न्यूक्लियर सेक्शन होगा, ये सब हमने बात करी है, ठीक है। तो ये एक जनरल ऑफ इंट्रोडक्शन था कि शियर स्ट्रेस क्या होता है, कैसे आता है, उसका उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, कैसे निकालते हैं होमोजेनस सेक्शन के लिए। अब आरसीसी के लिए कैसे करेंगे हम, ठीक है। चलिए ठीक है। RCC is a composite material, so the exact shear distribution as per elastic theory is very complex. Composite मतलब उस मटेरियल में मोर देन मोर देन वन मटेरियल है उसमें, ठीक है। मतलब आरसीसी में दो मटेरियल होते हैं ना एक साथ, एक तो आपका स्टील होता है ना, और एक आपका कंक्रीट होता है, तो इसलिए होमोजेनस नहीं है, ये क्या है, कॉम्पोजिट है ना। तो ये दोनों आरसीसी को कैसा बनाते हैं, कॉम्पोजिट है कि नहीं, कॉम्पोजिट बनाते हैं। एक मिनट, ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट, ठीक है। कॉम्पोजिट है तो स्टील आपका शियर के अगेंस्ट अलग बिहेव करेगा, कंक्रीट आपका स्टील के अगेंस्ट अलग बिहेव करेगा, सॉरी शियर के अगेंस्ट अलग बिहेव करेगा। तो इसलिए इन दोनों, तो आरसीसी का जो बिहेवियर है शियर के अगेंस्ट, वो कांस्टेंट नहीं है। स्टील के लोकेशन में उसका बिहेवियर अलग है, कंक्रीट लोकेशन में बिहेवियर अलग है, ठीक है। तो इसलिए हम उस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में नहीं जाते हैं और सिंप्लीफाइड एनालिसिस करते हैं, और Q इज इक्वल टू बी बाई बी जे डी लिखते हैं, ठीक है, बी बाई बी जे डी। और उसको फर्दर आपका आईएस कोड ने सिंप्लीफाई कर दिया है, उसको बोला है कि बी बाई बी डी ही यूज करेंगे, ठीक है ना। बी बाई बी डी समझ लीजिए, ये आपका बीम है, ठीक है, ये आपका बीम है, ठीक है। तो ये आपका विड्थ समझ लीजिए बी, ठीक है, और ये आपका डेप्थ है, ठीक है, ये आपका डेप्थ है, ठीक है। तो इस पे जो शियर फोर्स लग रहा है, शियर फोर्स लग रहा है ना, शियर फोर्स लग रहा है बी, और इसका एरिया कितना है, एरिया आपका बी डी है ना। तो सिंपली हमने शियर स्ट्रेस क्या बोल दिया, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया बी बाई बी, सिंपली इसको ये बोलते हैं कि ये होता है भाई शियर स्ट्रेस, ठीक है। इसी के लिए हम डिजाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर स्ट्रक्चर तो बहुत बन रहे हैं हमारे कंट्री में, है ना, तो हर स्ट्रक्चर के लिए हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करें, उसके बाद शियर स्ट्रेस निकालें, तो ये आईएस कोड ने बोला है कि इसकी जरूरत इतनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंक्रीट आपका ब्रिटल मटेरियल होता है, ठीक है, ब्रिटल होता है, उसमें कंप्रेशन होती है, ठीक है, तो इसलिए वो शियर के अगेंस्ट इतना वीक नहीं होता, ठीक है ना। कंक्रीट आपका शियर के अगेंस्ट इतना वीक नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए शियर स्ट्रेस का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, हम सिंप्लीफाइड एनालिसिस करते हैं, ये आपका सिंप्लीफाइड एनालिसिस है बी बाई बी डी, ठीक है। इसी से हमारा शियर के लिए वो सेफ हो जाता है, ठीक है। मेन आपका कंक्रीट में बेंडिंग भी होती है, मेन आपका आपका कंक्रीट में, ठीक है। ओके, तो एक मिनट, हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है यार, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल यार, शियर शियर स्ट्रेस टाउ से डिनोट करते हैं, बिल्कुल टाउ से डिनोट करते हैं, बी बाई बी डी। आप क्यू से कीजिए, टाउ से कीजिए, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। टाउ से आप देखो, अभी तक मैं क्यू क्यू बोल रहा था, मैं क्यू क्यू बोल रहा था, क्योंकि हम आरसीसी की बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। चलिए अब क्यू मत लिखिए, यहाँ पे टाउ लिख दीजिए, ठीक है। आईएस कोड हमारा शियर स्ट्रेस के लिए टाउ का सिंबल यूज करता है, ठीक है ना, तो बोलते हैं टाउ, ठीक है। चलिए समझ गए ना, कॉम्प्लेक्स होता है बट हम करते हैं सिंप्लीफाइड ही एनालिसिस, ठीक है। तो उस पर ज्यादा आप वरी मत कीजिए कि यार स्टील कैसे कर रहा है रिएक्ट, कंक्रीट कैसे कर रहा है रिएक्ट, क्योंकि स्टील का जो एरिया है ना वो बहुत कम है आपका। कंक्रीट में कितना होता है, हमने पढ़ा था ना, 1% होगा, उससे कम ही होता है, ठीक है। तो मेन हमारा कंक्रीट ही है, और कंक्रीट ब्रिटल है, और ब्रिटल मटेरियल शियर के लिए अच्छा काम करते हैं, ठीक है ना, ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं वो शियर के लिए अच्छा काम करते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए शेयर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे कंपनी, इंपॉर्टेंट है, हम उसके लिए भी काफी स्टील देते हैं, ठीक है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि उसके लिए हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करें, ठीक है। सिंपल एनालिसिस से भी काम चल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्लाइड में और क्या लिखा है, ठीक है।
ये हमारा शेयर, देखिए अभी हमने शेयर से डिस्ट्रीब्यूशन क्या पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था ना, पैराबोलिक, है ना, पैराबोलिक पढ़ा था। तो आप बोलोगे सर हमने पैराबोलिक पढ़ा था, यहाँ पर तो कुछ और ही बना हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो यार, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट होता है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट होता है, वो क्या होता है, उसमें टेंशन होती है ना, टेंशन होती है। टेंशन होगी तो क्या होगा, टेंशन होगी तो क्या होगा, कंक्रीट में क्रैक होगा। और क्रैक होगा तो कंक्रीट यूजेबल रहेगा? क्या वो यूजेबल रहेगा? यूजेबल नहीं होगा वो, है ना, यूजेबल है ही नहीं। तो उसको क्या करेंगे, हम इग्नोर करेंगे। वैसे भी हमको पता ही है एलएसएम में, हम एलएसएम और डब्ल्यूएसएम, एलएसएम में मेनली, एलएसएम में न्यूक्लियस के नीचे का जो कंक्रीट होता है उसको क्या मानते हैं हम, क्रैक मानते हैं, है ना, उसको क्या मानते हैं हम, क्रैक। एक मिनट, बिलो न्यूट्रल एक्सिस, बिलो न्यूट्रल एक्सिस तो हमारा कंक्रीट होता है, कंक्रीट इज क्रैक, यही मानते हैं हम, ठीक है ना। तो कंक्रीट अगर क्रैक है तो उसमें कितना शियर स्ट्रेस है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे क्या मतलब है हमें। जब कंक्रीट ही क्रैक हो गया तो उसमें क्या शियर स्ट्रेस, क्या कुछ कोई मतलब नहीं है ना। तो इसलिए हम न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तो देखो हल्का सा पैराबोलिक है ना, पैराबोलिक के बाद जैसे न्यूट्रल एक्सिस के पास आ गया वो हो गया कांस्टेंट, ठीक है। और उसके बाद इसके नीचे तो कंक्रीट हम ले ही नहीं रहे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, उसके नीचे हम मान लेते हैं उसको स्ट्रेट, पूरा का पूरा स्ट्रेट, ठीक है। ये इलास्टिक थ्योरी के हिसाब से है, इलास्टिक थ्योरी है ये, इलास्टिक थ्योरी ऑफ आरसीसी, इलास्टिक थ्योरी ऑफ आरसीसी, ठीक है ना। इसको भी हम यूज नहीं करेंगे, आईएस कोड इसको भी यूज नहीं करता है, कोड के यूज करता है बाद में पता लगेगा, ठीक है ना। ये जो आपका शेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, ये आपका बी बाई बी जे डी के वजह से आया है, ठीक है ना, बी बाई बी जे डी, ठीक है ना, इसके वजह से आपका ये शेयर डिस्ट्रीब्यूशन आया है। और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपका पूरा स्ट्रेट होता है, क्योंकि कंक्रीट में कितना शेयर स्ट्रेस, उससे क्या मतलब, जो कंक्रीट क्रैक है ना, तो इसलिए कंक्रीट तो इग्नोर होता है, ठीक है ना। तो ऊपर इतना शेयर स्ट्रेस आया, न्यूक्लियस के ऊपर पैराबोलिक रहा, और न्यूक्लियस के पास आते आते वो स्ट्रेट हो गया, और उसके बाद स्ट्रेट ही रहा न्यूक्लियस के नीचे, ठीक है ना, कांस्टेंट ही रहा, ठीक है ना। तो ये आपका इलास्टिक थ्योरी के हिसाब से आपका ये शियर स्ट्रेस डायग्राम है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए मैं आपको ड्रॉ करता हूँ इसको अलग से और बता दूं, ठीक है, ठीक है। ये आपका शियर स्ट्रेस डायग्राम है इलास्टिक थ्योरी के हिसाब से, पर ठीक है। अब ये बताइए ये क्या होता है, 1 - 0.42 के, है ना। तो ये आपका हमेशा 1 से कम होगा ना, लेस देन 1 होगा, 1 से कम ही होगा ना। तो आपका जो बी बाई बी डी है, मैं एक चीज लिख रहा हूँ, क्या क्लियर सबको ये क्लियर है कैसे होगा, ये क्लियर है ना। यहाँ पे जे नहीं है, यहाँ पे जे है, तो अगर जे होगा तो ये इस चीज को बड़ा करेगा ना, इस चीज को बढ़ाएगा, क्योंकि जे तो 1 से कम है। और अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर 1 से कम होता है तो वो बेसिकली ओवरऑल मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है कि नहीं। तो इसलिए आप देखेंगे, ठीक है, पर हमें जो आईएस कोड बोलता है, आईएस कोड बोलता है कि आप तो बी बाई बी डी यूज करेंगे, तो आईएस कोड हमें ये यूज करने के लिए, ये जो डायग्राम है तो मैंने हैश किया है ना, जो हैश है ये यूज करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है, ये है आपकी बी बाई बी जे डी, इलास्टिक थ्योरी के हिसाब से, किस थ्योरी के हिसाब से, इलास्टिक थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। पर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है जो आईएस कोड बताता है हमें यूज करने के लिए, बी बाई बी डी, और ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, ठीक है ना। आईएस कोड बोलता है कंक्रीट के ऊपर भी बी बाई बी डी है, कंक्रीट के ऊपर भी बी बाई बी डी है, और कंक्रीट के नीचे भी बी बाई बी डी है, और वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। हमें कोई मतलब नहीं है वो किस पार्ट की बात कर रहे हो आप, बीम के पूरे डेप्थ में आपका बी बाई बी डी इज कांस्टेंट, ठीक है, बी बाई बी डी इज कांस्टेंट। और यहाँ पे डी आपका इफेक्टिव डेप्थ है, याद रखना भाई, ओवरऑल डेप्थ मत निकाल देना, ठीक है, ये इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है ना, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है ना, ठीक है। चलिए कोई कुछ पूछ रहा है चैट पे, ये ये आपका लीवर ऑफ डेप्थ फैक्टर है यार, मैंने बताया शुरुआत में, 1 - 0.42 into k, यहाँ पर k क्या है आपका, वही मैंने बताया था ना, एक्स यू लिमिटिंग बाई डी, k क्या है आपका, एक्स यू लिमिटिंग बाई डी, एक्स यू लिमिटिंग बाई डी का फॉर्मूला पता ही है आपको ना, ध्यान करना, ठीक है ना, यहाँ पे जगह नहीं लिखने के लिए, ठीक है ना। ये आपका लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर होता है, ठीक है, ये आपका होता है लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर, ठीक है, ठीक है। ये बी बाई बी जे डी तक पहुंचने के लिए भी बहुत लंबा डेरिवेशन है, ठीक है ना, पर वो आप जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको जरूरत नहीं है वो समझने की, ठीक है ना। आपका आपको ये समझना है कि इलास्टिक थ्योरी के हिसाब से कंक्रीट में जो शियर स्ट्रेस
और जे क्या लेस देन 1 है, तो अगर जे को आप हटा देंगे वहां से तो बी बाई बी डी आ जाएगा, तो और बी बाई बी डी कांस्टेंट रहेगा पूरे के पूरे डेप्थ तक कंक्रीट की, ठीक है ना। तो आईएस कोड बोलता है इसको यूज कीजिए, आप इसको यूज कीजिए, ये बोलता है आपको आईएस कोड यूज करना, ठीक है। चलिए तो बस एक और डाउट मैं एंटरटेन कर रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं। हाँ ऑलवेज लेस देन 1 होगा बिल्कुल यार, 1 से कुछ माइनस हो रहा है ना, और के तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, तो ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा, ठीक है। चलिए ये डायग्राम मेरे ख्याल से क्लियर है, अभी ये और भी अच्छा डायग्राम बनेगा, ठीक है ना, ये तो मैंने बनाया थे, अब क्लियर नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इट इज पैराबोलिक इन द कंप्रेशन जोन विद जीरो एट द टॉप एंड मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस, एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी। आपका ऊपर सबसे ऊपर उस मॉलिक्यूल के कोई भी सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर एरिया है, जो सबसे ऊपर का फाइबर है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं ना, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो शेयर स्ट्रेस नहीं होगा इसमें, अगर शेयर स्ट्रेस नहीं होगा तो शेयर स्ट्रेस वहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस कांस्टेंट इन द टेंसाइल जोन, टेंसाइल जोन कौन सा होता है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, है ना, and is equal to the maximum shear stress because the concrete below the neutral axis, that is tensile zone, ठीक है, is assumed to be cracked and neglected, ठीक है, and neglected, तो नीचे का कंक्रीट तो नेग्लेक्ट कर दिया है हमने, है ना, तो इतना shear stress से क्या मतलब उससे, तो क्या वेरिएशन उससे भी क्या मतलब हमें, तो shear stress इसलिए न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। सबसे ऊपर जीरो, पैराबोलिकली वैरी करेगा, क्यों करेगा, मैंने आपको इक्वेशन 5 बताई शुरुआत में, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस पे अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, ठीक है, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या है, टेंसाइल जोन, तो वहां पर कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस एज पर इलास्टिक थ्योरी इज गिवन बाय, क्या बताया था मैंने, क्या बताया था अभी, क्या इसका आंसर, Q इज इक्वल टू बी बाई बी जे डी, ठीक है। अभी तक मैंने इसको टाउ नहीं बोला है, ठीक है ना, अभी तक मैंने टाउ नहीं बोला है इसको, क्यों नहीं बोला, क्योंकि टाउ जो है ना एक्चुअली, जो टाउ है वो आपका बी बाई बी डी होता है, ठीक है, और ये आपका आईएस कोड में ही होता है, ठीक है ना, आईएस कोड का है, ठीक है ना, इसलिए अभी तक हमने टाउ टाउ का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है ना। अभी हम क्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इलास्टिक थ्योरी की बात कर रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जब आईएस कोड में घुसेंगे तो हमारा क्यू ऑटोमेटिकली टाउ बन जाएगा, और जे हमारा डिनोमिनेटर से गायब हो जाएगा, और टाउ इज इक्वल टू बी बाई बी डी हो जाएगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं नॉमिनल शियर स्ट्रेस, क्या बोलते हैं, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो बी बाई बी जे को क्लियर है ना, ठीक है। चलो एक ही पेज हो पाया अभी तक बुक का, देखो कितना कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम, चलिए, ठीक है। B the shear force, B and D dimension of section, and J is lever arm depth factor, मैंने एक्सप्लेन किया ही आपको, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब चलिए आईएस कोड अप्रोच, अब जिनके पास आईएस कोड है प्लीज अपना पेज नंबर 72 खोल के रखना, उसी से बात करें, ठीक है। थोड़ा लाउड बोलूं मैं, हाँ लाउड बोलूं, ओके लाउड बोलता हूँ मैं, ठीक है। चलिए तो आईएस कोड अप्रोच की बात कर रहे हैं हम, अपना पेज नंबर 72 आईएस कोड 456 का खोल के रखिएगा, उसी से हम सारे थ्योरी की बात करेंगे यहाँ पे, वो थ्योरी में लिख रखी है यहाँ पे, ठीक है। आईएस कोड बस खोल के रखिएगा रेफरेंस के लिए, आपको पता रहे कि एग्जाम में कौन सा पेज यूज करना है आपको, ठीक है ना। चलिए तो उनके फॉर्मूलेज, उनकी थ्योरी सब डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एज पर आईएस कोड द स्ट्रेस बेस्ड अप्रोच डज नॉट रिप्रेजेंट ट्रू बिहेवियर ऑफ आरसीसी बीम इन शियर, ठीक है। क्या बोलता है आईएस कोड, आईएस कोड अभी तक हमने जो बी बाई बी जे डी किया है, या फिर बी क्यू बाई आई टी किया है, ये सब किसके लिए किया है, होमोजेनियस के लिए, है कि नहीं, होमोजेनियस सेक्शन के लिए किया है। तो आईएस कोड क्या बोलता है कि आपको जो बी बाई बी जे डी है ना, या प्लस ट्रू बिहेवियर कंक्रीट का शो नहीं करता, ठीक है। hence the equation for shear stress q is equal to b by bjd has been simplified, ठीक है। अगर ये ध्यान रखना है कि आईएस कोड में q is equal to b by bjd जो फॉर्मूला है उसको एक्यूरेट नहीं माना है, ठीक है ना, क्यों नहीं माना है वो आईएस कोड ने कभी एक्सप्लेन नहीं करा, ठीक है ना, ठीक है। तो उसने q is equal to b by bjd को सिंप्लीफाई करा है b by bd में, ठीक है, हैज बीन सिंप्लीफाइड, और सिंप्लीफाई करके क्या बोला है, आईएस कोड डिटरमाइन द यूज ऑफ नॉमिनल शियर स्ट्रेस, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, सिंपल ध्यान रहे, ठीक है, टाउ बी, ठीक है, और ये क्या होता है, बी बाई बी डी, बी बाई बी डी, ठीक है, बी बाई बी डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नॉमिनल शियर स्ट्रेस ऑफ द एवरेज शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन इन द फिगर, ठीक है, समझ गए ना, ये फिगर बनाई थी मैंने, इलास्टिक थ्योरी के लिए आपका ये वाला डायग्राम है, पैराबोलिक, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस के बाद हो गया पूरा का पूरा स्ट्रेट,
ठीक है। तो आपका जो ये वाला वैल्यू है ये क्या है, बी बाई बी जे डी। ठीक है, आयस को क्या बोलता है, आयस को बोलता है इसकी जे की यूज की जरूरत नहीं है, हम बी बाई बी डी ही यूज करेंगे। ठीक है, तो इससे देखोगे कि यहाँ पर आपका स्ट्रेस कम हो गया है ना, कम हो गया कि नहीं, इतना कम हो गया, ठीक है ना, इतना कम हो गया। तो आयस को बोलता है इसको यूज करें, इस वाले डायग्राम, ठीक है, इसको यूज करेंगे। ठीक है, और ये आपका कांस्टेंट है, क्या वैल्यू है इसकी, बी बाई बी। ठीक है, इसको यूज करेंगे हम आयस कोड के हिसाब से। ठीक है, और तो क्या बोलते हैं हम, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, कभी आपको क्वेश्चन में ये निकालने के लिए नहीं बोलेंगे, बी बाई बी डी ही निकालने के लिए बोलेंगे, इसी के लिए हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, इसी के लिए हम डिजाइन करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए, चलिए। ठीक है, एन इज गिवन बाई, क्या गिवन बाई, फॉर्मूला पता है ना, बताया था मैंने आपको, टाउ बी इज इक्वल टू बी बाई बी डी। ठीक है, समझ गए। अब चलिए अगले अगले स्लाइड में ये समझेंगे हम लोग कि शियर की वजह से क्रैक होता कैसे है। ठीक है ना, डायग्राम है उसमें समझ में आएगा आपको। ठीक है, इफेक्ट ऑफ शियर, डायगोनल टेंशन। ठीक है, डायगोनल टेंशन मैं आपको हल्का हल्का सा ओवरव्यू देता हूँ। आपने एसओएम में पढ़ा होगा अपना स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में कि टाउ ऐसे लगता है कि नहीं, ऐसे लगता है कि नहीं टाउ, है ना, आपका जो शियर होता है वो ऐसे ही लगता है ना। ठीक है, मुझे यार आशीष रंजन बोल रहे हैं यहीं तक रहने दीजिए, तो यहीं तक रहने दूं क्या यार मैं, और बताइए यार चैट पे, ज्यादा हो गया क्या आज के लिए, मैं क्लास को एंड करूंगा यहाँ पे। ओके, तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, जो पढ़ लिया ना हमने अभी तक उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट मैं वो स्लाइड दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो आपको वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक मिनट, एक मिनट, आपकी क्लासें जल्दी हुआ करेंगे आपसे, ठीक है ना, 8 साढ़े 8 के करीब। ठीक है ना, ताकि जल्दी जल्दी करें, सुबह सुबह ना बिल्कुल माइंड फ्रेश होता है, समझ में ज्यादा आता है। ठीक है, आरबीटी के लेक्चर नहीं हुए अभी, सब सर को बताता हूँ, आरबीटी आरबीटी के सर को बताता हूँ मैं, वो कर देंगे आपको। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या क्या पढ़ा है आज, अरे इंटरेस्ट ऑफ हो गया, एक मिनट, सॉरी, हाँ, ठीक है। चलिए, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा वो बस जल्दी जल्दी आपको 2-2 मिनट में स्लाइड में दिखा देता हूँ। ठीक है, लिमिट ऑफ क्रैक, शेयर की बात करी थी हमने आज। ठीक है, तो आपने, ठीक है, शेयर की बात करी थी हमने। ठीक है, तो उस शेयर में हमने बताया था कि ये होता है आपका होमोजेनियस सेक्शन के लिए, होमोजेनियस सेक्शन के लिए ये होता है आपका। ठीक है, होमोजेनियस के लिए ये होता है। ठीक है, उसमें आप ए और वाई की वैल्यू डाल के हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आता है, पैराबोलिक, कैसा आता है, पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपका, पैराबोलिक की वजह से आपका शियर स्ट्रेस डायग्राम कैसा होता है, ऐसा। ठीक है ना, ठीक है, शियर स्ट्रेस डायग्राम आपका ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, उसमें फिर आपका, ठीक है, उसमें फिर आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होता है, 3/2 बी बाई बी डी। ठीक है, ये तो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात कर दी, उस सेक्शन की बात कर दी जो बिल्कुल होमोजेनियस है। ठीक है ना, ठीक है, उसमें एक ही मटेरियल है, ठीक है, होमोजेनियस है और उसमें से शेयर यूज हो रहा है। ठीक है, तो 3b/2bd ये आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आ गया उसमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग आखिरी बीम की बात करें, आखिरी बीम में आपका शेयर कितना होता है, b/b/jd। ठीक है ना, इसमें b क्या होता है, शेयर फोर्स होता है, j क्या होता है, लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर, और लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर क्या होता है आपका, ये क्या होता है, मैंने आपको शुरुआत में क्लास में एक्सप्लेन किया था, 1 माइनस 0.42 के। ठीक है, ठीक है, हमेशा लेस देन 1 होगा, ये लेस देन 1 होगा कि नहीं, क्योंकि 1 से कुछ माइनस हो रहा है ना, तो जब आप जे को हटा देंगे तो ये कम हो जाएगा, है ना। तो बी बाई बी जे डी हमारा इलास्टिक थ्योरी के हिसाब से होता है, पर आईएस कोड ने क्या बोला, हम इसको यूज नहीं करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, हम जे को यूज ही नहीं करेंगे, और टाउ बी इज इक्वल टू बी बाई बी डी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका मेन इक्वेशन है। ठीक है, तो जितनी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उससे आपको हम यहाँ तक पहुंचे हैं। टाउ बी क्या बोलते हैं इसको, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या होता है, सिंपली शियर फोर्स कितना आ रहा है वहां पे निकाल लिया। ठीक है, विड्थ ऑफ बीम गिवन रहेगी, डेप्थ ऑफ बीम, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम है, ठीक है ना, डी हमारा इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम है, वो गिवन रहेगा, या फिर निकाल लोगे आप इफेक्टिव कवर माइनस करके ओवरऑल डेप्थ से। ठीक है ना, उससे आप निकालोगे टाउ बी, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। ठीक है,
ये फॉर्मूला बस ध्यान रहना चाहिए आपको, वरना इसका कोई यूज नहीं है, कहीं पर यूज नहीं करेंगे हम इसको, आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो इसी से करेंगे, ठीक है। यही फॉर्मूला आपका मेन है, ठीक है ना। तो P अपॉन BD, इससे हम निकालेंगे नॉमिनल शियर स्ट्रेस, और इसी के हिसाब से हम कंक्रीट का शियर पढ़ेंगे, ठीक है ना, कंक्रीट का शियर डिजाइनिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है। इलास्टिक थ्योरी ये है, ये अपना कोड का थ्योरी है, ठीक है ना। तो कोड का थ्योरी में जे हटा दिया तो इसलिए ये कम हो गया, है कि नहीं, ये कम हो गया, ठीक है। चलिए, तो बाकी आप लोग बोल रहे हो कि क्लास नहीं करनी आपको, और ठीक है, तो बस आपको एक सिंपल एक चीज बताता हूँ जो नेक्स्ट क्लास के लिए बस आपको हेल्पफुल रहेगा। टाओ ऐसे काम करता है, ठीक है, ऐसे आपका टाओ काम करता है, आपने पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर में, है ना। ये क्या कर रहा है, बेसिकली आपका ये दूर भगा रहा है इसको, है ना, बेसिकली दूर भगा रहा है आपको। तो आपका कुछ डायग्राम ऐसा बनता है इसमें, ठीक है, बेसिकली डायग्राम ऐसा बनता है, तो इसके वजह से कोई टेंशन होता है, इसके वजह से क्रैक होती है, ठीक है ना। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बस छोटा सा आपको बस ओवरव्यू दे दिया नेक्स्ट क्लास में कि टाव आपका ऐसे लगता है, ठीक है, आपका जो शेयर होता है वो ऐसे लगता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है ये भाग रहा है ना बाहर, ये बाहर भाग रहा है ना, और ये जो है यहाँ पर भी ये बाहर भाग रहा है, ये बाहर भागा, ये बाहर भागा, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्रैक हो गया ना, यहाँ पर क्या बन गया, टेंशन आ गई, यहाँ पर खिंच रहा है ना, खिंच रहा, क्या हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस बन रहा है, डायगनली खिंच रहा है, डायगनल में टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, तो स्ट्रेस आएगा, तो यहाँ से कंक्रीट भागा, यहाँ से कंक्रीट भागा, बीच में क्या रह गया, फेस, फेस आ गया, तो क्या हो गया, क्रैक, ठीक है। ऐसे क्रैक बनता है शियर स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। चलिए, तो आप बोल रहे हैं क्लास खत्म करते हैं, तो क्लास खत्म करते हैं भाई, ठीक है। आज का सबको समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं रह गया ना किसी को, तो यस सर सबने बोल दिया चैट पे, तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम बंद करते हैं क्लास को आज, ठीक है। और आपको हल्का सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है आज शेयर का कैसे बनता है, बाकी आप मैन की बुक को रीड कीजिए, IS कोड को रीड करके आइएगा अगले क्लास में, ठीक है। फ्राइडे को करते हैं क्लास, ठीक है। चलिए, खत्म करते हैं क्लास, चलो, कुछ बोल रहे कोई चैट पे, कोई पूरा हो गया, चलिए, कोई डाउट भी नहीं है मेरे ख्याल से, कोई डाउट नहीं है ना। हाँ बिल्कुल यार, लावा, लावा Z51 मैं बता दूंगा, ठीक है, बिल्कुल यार, बिल्कुल, ठीक है। हैव अ नाइस डे आप लोग भी यार, ठीक है। चलिए, अब 9:30 को फ्री कर दिया मैंने आप लोग को, आज पूरा दिन है आपके पास पढ़ने के लिए, तो जो भी करना है आपको, ठीक है। चलिए, ओके, RBT का बता दूंगा मैं अपलोड करने